सर बेसिल हेनरी लिटिल हार्ट का शुमार दुनिया के मोस्ट क्रेडिबल मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट और हिस्टोरियंस में होता है। उन्होंने दुनिया की 180 बड़ी बड़ी जंगों को स्टडी किया। जब उन्होंने पता लगाने की कोशिश की कि किसी भी जंग में जीत और हार के तयन का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है, तो उन्हें पता चला कि 280 में से सिर्फ 6 ही जंगें बराह रास्त हेड टू हेड कन्वेंशनल वॉरफेयर के नतीजे में जीते गई। जानते हैं बाकी 274 यानी 98% लड़ाइयाँ कैसे जीती गईं? दुश्मन को धोखा या सरप्राइज देके, दरबारों में घोड़ा दौड़ाकर, खुशकियों में कश्तियाँ चला के, और हाँ, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद करके। From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. आज जो कुछ ईरान कर रहा है उसमें कुछ नया नहीं है। 206 कबल मसीह में होने वाली बैटल ऑफ लीपा से लेकर ग़ज़वा खंदक तक, कुस्तुनतुनिया की फतह से लेकर यूक्रेन तक, जंगों में हथियारों से ज़्यादा होशियारी काम आती है। लिटिल हार्ट ने इस स्ट्रेटजी को स्ट्रेटजी ऑफ इनडायरेक्ट अप्रोच का नाम किया। आज स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की बंदिश ने ग्लोबल इकोनॉमी का गला घोट कर रख दिया है। तेल तो महंगा हो ही रहा है, लेकिन खाने पीने की चीज़ों से लेकर कंप्यूटर्स के प्रोसेसर्स और रैम्स भी शॉर्ट हो चुकी हैं। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हार्मुज वाहिद रास्ता नहीं है। दुनिया भर के समुद्रों में 6 ऐसे रास्ते हैं जिन्हें अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो ग्लोबल इकोनॉमी का पहिया जाम हो जाए। आज की डॉक्यूमेंट्री में हम आपको उन्हीं रास्तों की तारीख और अहमियत के बारे में तफसील बताएंगे। तो लाइक, सब्सक्राइब और पेट्रियन पर हमारी सपोर्ट के साथ शुरू करते हैं। अच्छा हाँ, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज। पाकिस्तानी नौजवानों में हार्ट अटैक्स और डायबिटीज़ की बीमारियां इंतहाई तेज़ी से फैल रही हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह है ओबेसिटी या मोटापा। और जानते हैं उस मोटापे की सबसे बड़ी वजह क्या है? फास्ट फूड। आजकल के नौजवान जितना फास्ट फूड कंज्यूम कर रहे हैं उसका पिछली किसी नस्ल से कोई मुकाबला ही नहीं। अब आप जो कुछ भी कंज्यूम करते हैं उसका आपकी ज़िंदगी पर असर पड़ता है। जैसे रफ्तार का कंटेंट आपको इंटेलेक्चुअली हेल्दी बनाता है, बिल्कुल वैसे ही ख़राब डाइट आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को तबाह कर देती है। अब हम सबकी बॉडीज़ हर खाने पर डिफरेंटली रिएक्ट करती हैं, और कौन सी डाइट का आपकी बॉडी पर क्या इम्पैक्ट होता है ये सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग के जरिए ही चेक किया जा सकता है। So, Raftar is partnering with Farm Evo to bring Evo Check Premium Link CGM to Raftar viewers। और हाँ, अगर आप Raftar 5 का प्रोमो कोड इस्तेमाल करेंगे तो उस पर आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल सकता है। जुलाई 1956, शदीद गर्मी के बावजूद हज़ारों अफराद मिस्र के शहर इस्कंदरिया की सड़कों पर निकले हुए थे। सब नज़रें जमाल अब्दुल नासिर पर थीं। उनका लहजा तो धीमा था, मगर बातें इंतहाई सख्त। उनके गुस्से का निशाना अमेरिका और बरतानिया थे। किस्सा कुछ यूँ था कि अमेरिका और बरतानिया ने कुछ ही दिन पहले उनके फ्लैगशिप असवान डैम प्रोजेक्ट की फंडिंग रोक ली थी। अब असवान डैम सिर्फ एक वाटर प्रोजेक्ट नहीं था, ये जमाल अब्दुल नासिर का एक इकोनॉमिक विजन था, उनके मंशूर की बैकबोन था। इस मंसूबे से लाखों एकड़ ज़मीन को काबिल काश बनाया जाना था, हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलना था, मिस्र की किस्मत को बदलना था। और फंडिंग रोकने के इस फैसले ने जमाल अब्दुल नासिर की हुकूमत को सख्त एम्बैरेसिंग सिचुएशन में डाल दिया था। आवाम का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। लोग चाहते थे कि मिस्र कोई सख्त रिएक्शन दे। और फिर पूरे दिन इंतज़ार के बाद रात 9 बजे बिलाखिर सदर ने खिताब शुरू किया। What's going all over the world? People are feeling that they can achieve their independence, their sovereignty by their own effort. वो बोले, बस बहुत हो गया। ये मगरिबी ताकतें कई सदियों से हमारा इस्तेहसाल कर रही हैं, अब हम अपना हक छीन कर लेंगे। कोई मायदा, कोई कानून मिस्र से बढ़कर नहीं। और फिर उन्होंने मिस्र के मंशा स्क्वायर पर एक ऐसा ऐलान किया जिसने वॉशिंगटन, लंदन और पेरिस के ऐवानों में ज़लज़ला बर्पा कर दिया। उन्होंने आवाम को बताया कि कुछ देर पहले उनके साथियों ने सुएज़ कैनाल का कंट्रोल संभाल लिया है, और अब सुएज़ कैनाल से आने वाली $10 करोड़ की सालाना इनकम को असवान डैम की तामीर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये उस वक्त ऐसा ही ऐलान था जैसे आज चीन ताइवान को अपना हिस्सा बनाने का ऐलान कर दे। मगर ये सुएज़ कैनाल है क्या? सुएज़ कैनाल मिस्र में वाक़ एक आर्टिफिशियल बहरी रास्ता है जो मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से मिलाता है। इसकी तामीर 1859 में शुरू हुई और इसे 1969 में बाकायदा तौर पर जहाज़ों के लिए खोल दिया गया। इस कनाल की सबसे बड़ी अहमियत यह है कि इस रास्ते ने यूरोप और साउथ एशिया के दरमियान सफ़र को बहुत ही छोटा कर दिया।
इससे पहले जहाज़ों को पूरे अफ्रीका का चक्कर लगा के केप ऑफ गुड होप के रास्ते जाना पड़ता था, जिससे तकरीबन 7000 किलोमीटर का इजाफी सफ़र तय करना पड़ता था। इस वक्त सालाना $1 ट्रिलियन से ज़्यादा की शिपमेंट इस रास्ते से सफ़र करती हैं। इसकी टोटल लेंथ तकरीबन 193 किलोमीटर है, लेकिन सबसे मज़े की बात यह है कि इसकी चौड़ाई जो है वो सिर्फ 700 फीट है। अच्छा, अब आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। दरअसल सुएज़ कनाल थी तो मिस्र में, लेकिन मिस्र की नहीं थी। इस कनाल का कंट्रोल 1859 में एक 99 साला मुआहदे के तहत एक प्राइवेट कंपनी सुएज़ कनाल कंपनी को दिया जा चुका था, और ये कंपनी थी फ्रांस और बरतानिया की। ये भी तय था कि 99 साल मुकम्मल होने पर नहर और उससे वाबस्ता तमाम तनसीबात मिस्र की हुकूमत के हवाले कर दी जाएंगी। लेकिन जमाल अब्दुल नासिर ने मुआहदा ख़त्म होने से 13 साल पहले ही सुएज़ कनाल का कंट्रोल वापस ले लिया था, यानी चोर को मोर पड़ चुके थे। अब इस सब के बाद फिर बरतानिया और फ्रांस ने कनाल का कंट्रोल वापस लेने के लिए इसराइल के साथ मिलकर मिलिट्री ऑपरेशन करने का फैसला किया। फैसला ये हुआ कि पहले इसराइल मिस्र पर हमला करेगा और फिर फ्रांस और बरतानिया सुएज़ कनाल की हिफाजत के नाम पर अपनी फ़ौजें मिस्र में उतार देंगे। और फिर हुआ भी यही। 29 अक्टूबर को इसराइल ने मिस्र पर हमला किया और ठीक एक हफ्ते बाद 6 नवंबर को बरतानिया और फ्रांस ने अपने फौजी सुएज़ कनाल पर उतार दिए। लेकिन फिर जो हुआ वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। दूसरी जंग अजीम के बाद से अमेरिका खुद को एक ग्लोबल सुपर पावर समझने लगा था, और क्योंकि फ्रांस और बरतानिया ने ये सारा प्लान अमेरिका के मशवरे के बगैर किया था, इसलिए अमेरिका ने रूस की थ्रेट को बहाना बनाकर सुएज़ कैनाल पर इस कब्जे के खिलाफ स्टैंड ले लिया। फिर क्या था, अगले ही महीने बरतानिया और फ्रांस को पीछे हटना पड़ा। ये विथड्रॉल जमाल अब्दुल नासिर के लिए एक बहुत बड़ी जीत बन गया, और उस दिन से लेकर आज तक फिर सुएज़ कैनाल मिस्र की ही मिल्कियत है। 23 मार्च 2021 को सुएज़ कनाल एक बार फिर उस वक्त बंद हो गया जब दुनिया के सबसे बड़े माल बरदार जहाज़ों में से एक एवरग्रीन इस कनाल में फंस गया। दरअसल सुएज़ कनाल की चौड़ाई कितनी कम है ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, और फिर हुआ कुछ यूँ कि एवरग्रीन तेज़ हवाओं की वजह से बेकाबू होकर कनाल के दोनों किनारों के दरमियान तिरछा होकर फंस गया। अगले 6 दिनों से नहर के किनारों से लाखों टन रेत निकाली गई और फिर हाई टाइड की मदद से इसे निकाला गया। इस ब्लॉकेज की वजह से आलमी तिजारत को रोज़ाना तकरीबन $9.5 अरब का नुकसान हुआ, और फिर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में भी इजाफा देखने लगा। ये वेस्ट एशिया भी बहुत अजीब जगह है। जी हाँ, वेस्ट एशिया, क्योंकि ये मिडिल ईस्ट हमारे कॉलोनियल एम्पीरियल गोरा साहब के दिमाग की एक इस्तिलाह है, लेकिन ये अभी मौजू नहीं है। इसके बारे में आप खुद रिसर्च कर लीजिएगा। सारे जहाँ का तेल इसी के जिगर में है, और सिर्फ तेल ही नहीं, गैस भी। ये रीजन तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो इसका 90% तेल और गैस मौसूल से लेकर अबू धाबी और ओमान तक की एक पतली सी पट्टी में मौजूद है, और इस पूरी पट्टी का एक ही एग्जैक्ट पॉइंट है, और वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ईरान और ओमान के बीच कुदरती तौर पर बना एक समुद्री रास्ता जो लंबाई के लिहाज से तो कराची और हैदराबाद की मुसाफत के बराबर है, लेकिन अपने तंग तरीन मकाम पर उसकी चौड़ाई सिर्फ 30 से 35 किलोमीटर रह जाती। इस वाहिद रास्ते को बाईपास करने के लिए सऊदी अरब और अबू धाबी ने कुछ पाइपलाइन भी बनाई हैं, लेकिन वो सब मिलकर भी रोज़ाना ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 30 लाख बैरल तेल ही ले जा सकती हैं, जबकि हॉर्मुज़ से रोज़ाना 2 करोड़ बैरल तेल गुजरता है। इसके अलावा कतर से दुनिया भर को जाने वाली सारी LNG यानी गैस भी इसी रास्ते से निकलती है, और गैस के लिए तो कोई पाइपलाइन का मुतबादिल भी नहीं है। यही वजह है कि माहिरीन इसे ग्लोबल ट्रेड की शहरक कहते हैं। खैर, तेल तो अभी 150 साल पहले दरियाफ्त हुआ, लेकिन इस रास्ते की अहमियत हज़ारों साल पुरानी है। 4000 साल पहले वादी सिंध के ताजिर भी इसी समंदर के जरिए मेसोपोटामिया यानी इराक, शाम और तुर्की के लोगों के साथ तिजारत किया करते थे। ये सिर्फ माल ले जाने का रास्ता नहीं था, बल्कि यहाँ से तहजीबें, मज़ाहिब और ज़बानें भी एक दूसरे तक पहुँची। फारस की सल्तनत वो पहली सुपर पावर थी जिसने इस रास्ते की अहमियत को समझा। उन्होंने समझ लिया था कि इस समंदर के दहाने पर कब्जा करके आधी दुनिया की तिजारत पर काबू पाया जा सकता है। मिडिल एजेस में हॉर्मुज़ का ये जजीरा दुनिया के अमीर तरीन बंदरगाहों में से एक बन गया था, जहाँ हिंदुस्तान, चीन और अरब का सारा माल जैसे मसाले, रेशम, घोड़े और मोती बिकने के लिए आते थे। फिर 16वीं सदी की बात करें तो शुरू में पुर्तगालियों ने यहाँ पर भी कब्जा कर लिया, और वो गुजरने वाले हर जहाज से टैक्स वसूल करने लगे। वैसे ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो के मुल्क वाले भी बड़े ही खौफनाक कॉलोनाइजर्स थे। खैर,
17वीं सदी में ईरानियों और अंग्रेज़ों ने मिलकर इन्हें यहाँ से भगाया और फिर अंग्रेज़ों ने वही किया जो आज अमेरिका इस इलाके में कर रहा है। बहरी रास्तों की हिफाजत के बहाने यहाँ पर काबिज हो गए। 20वीं सदी के आगाज़ में जब यहाँ तेल दरियाफ्त हुआ तो इस रास्ते की अहमियत तिजारत से बढ़कर बका की जंग बन गई। 50 और 60 की दिहाई तक पहुँचते पहुँचते हॉर्मुज़ का ये रास्ता जदीद दुनिया की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी बन चुका था, लेकिन फिर खुमैनी आ गए, जिसके बाद सब कुछ बदल गया। ईरान इस इलाके में मगरबी फोर्सेस की मौजूदगी को अपने लिए ख़तरा समझने लगा और यहीं से फिर धमकियों का सिलसिला शुरू हुआ। 80 और 90 की दिहाई के दौरान ईरान इराक जंग में पहली बार इस रास्ते को बंद करने की कोशिश की गई। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के तेल के जहाज़ पर हमले शुरू कर दिए, जिसे टैंकर वॉर्स कहा जाता है। 100 से ज़्यादा जहाज़ों पर हमले हुए, समंदर में बारूदी सुरंगें बिछाई गईं और आखिरकार अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों को अपने जंगी जहाज़ों की हिफाजत में तेल के टैंकर्स गुजारने पड़े। इसके बाद के 40 साल तक यही सिलसिला चलता रहा कि ईरान के पास इस रास्ते को बंद करने की पूरी सलाहियत थी, लेकिन वो ये भी जानता था कि ऐसा करने से जंग छिड़ जाएगी, इसलिए वो इस खतरे को सिर्फ एक धमकी के तौर पर इस्तेमाल करता रहा। जब भी अमेरिका से कशीदगी बढ़ती या इसराइल के साथ तनाव पैदा होता, तेल की कीमतें आसमान को छूने लगती क्योंकि ताजिर डर जाते। साल 2015 से लेकर 2024 के दौरान ईरान ने कई तजारती जहाज़ों को रोका और उन पर कब्जा किया। जून 2025 में जब इसराइल और अमेरिका ने ईरान के एटमी तंसीबात पर हमले किए तो ईरान की पार्लियामेंट ने बाकायदा तौर पर इस रास्ते को बंद करने की मंजूरी भी दे दी, जिससे हुआ ये कि जहाज़ों की इंश्योरेंस फीसेस बहुत बढ़ गई। हाँ, लेकिन यहाँ ये बात नोट कर लें कि अभी भी रास्ता फिर भी खुला रहा था। खैर, लेकिन फिर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के नतीजे में बिलाखिर ईरान ने वो कर ही दिया जिसका सबको डर था। This is Sepah Navy, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. No ship in every type is not allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice. This is Sepah Navy. Out. ईरान का अमेरिका की मिलिट्री माइट से कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका आज ईरान के साथ बराबरी की सतह पर बातचीत करने पर मजबूर है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि अगर ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करने की ताकत नहीं होती तो क्या होता? खैर, इस बहरान ने साबित कर दिया कि अबनाए हॉर्मुज़ के बगैर दुनिया का गुजारा मुमकिन नहीं है। जापान, इंडिया और साउथ कोरिया जैसे मुल्कों के लिए ये ज़िंदगी और मौत का मसला बन चुका है। चीन जो अपने बचाव के लिए ईरान से रियायतें ले रहा है, वो भी जानता है कि ये कोई मुस्तकिल हल नहीं है। दुनिया के बाकी रास्ते बंद हो जाएं तो जहाज़ घूम कर जा सकता है, लेकिन हॉर्मुज़ बंद हो जाए तो रोज़ाना 2 करोड़ बैरल तेल कहीं जा ही नहीं सकता। ये पूरी दुनिया को चलाने वाले एनर्जी सिस्टम का सबसे कमज़ोर जोड़ है, जो तारीख़ में पहली बार सचमुच बंद हो चुका है। अरबी ज़बान में बाबुल मंदब का मतलब है आंसुओं का दरवाज़ा, और पिछले कई सालों से पूरी दुनिया ये अच्छी तरह समझ भी चुकी है कि इसे ये नाम क्यों दिया गया। आबनाए बाबुल मंदब रेड सी के जुनूबी कोने पर वाक़ है, जहाँ जजीरा नुमा अरब और हॉर्न ऑफ अफ्रीका सिर्फ 26 किलोमीटर चौड़े समंदर के आमने सामने आते हैं। इसके शुमाल मशरकी साहिल पर यमन आबाद है, जो पिछले 10 साल से खाना जंगी की लपेट में है, जबकि जनूब मगरबी साहिल पर जिबूती और एरिट्रिया जैसे छोटे ममालिक हैं, जिनके साहिल दुनिया के सबसे ज़्यादा जंग ज़्यादा समुद्री रास्ते के सामने खुले हैं। इन दोनों के बिल्कुल बीच में पेरेम आइलैंड वाक़ है, जो एक बंजर और आतिफिशा चट्टान है, लेकिन इस पर यमन का कंट्रोल है और यही चट्टान आलमी तिजारत का रुख बदलने की ताकत रखती है। पुराने ज़माने के मल्लाह यानी सेलर इस रास्ते के ख़तरनाक लहरों, अंधी हवाओं और छुपी हुई चट्टानों की वजह से इसे आंसुओं का दरवाज़ा कहते थे, क्योंकि यहाँ जहाज़ और इंसान पल भर में डूब जाते थे। लेकिन आज के सेलर्स के पास इससे डरने की बिल्कुल नई और खौफनाक वजूहात है। فإنه في حال تورط الأمريكي في الهجوم والعدوان على إيران مع العدو الإسرائيلي فإن القوات المسلحة اليمنية سوف تستهدف سفنه وبوارجه في البحر الأحمر। साल 2023 के आखिर से ये रास्ता दुनिया का सबसे ज़्यादा मुतासिर समुद्री चोक पॉइंट बन चुका है, जहां यमन के हौसियों ने ईरानी ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए वो कर दिखाया जो दुनिया की कोई बड़ी बहरिया ना कर सकी, यानी पूरी दुनिया के बहरी जहाज़ों को अपना रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया। वैसे तो ये रास्ता हज़ारों साल से ही ऐसे ही मौजूद था, लेकिन असल में इसकी किस्मत उस वक्त बदली जब 1859 में सुएज़ कनाल खुली। कैसे? अभी समझाता हूँ। ज़रा इस मैप को देखें। इस नहर के खुलने से पहले एशिया से यूरोप जाने वाले जहाज़ों को पूरे अफ्रीका का चक्कर काट कर जाना पड़ता था, लेकिन सुएज़ कनाल ने ये मुश्किल आसान कर दी थी। हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। सुएज़ कनाल के शॉर्टकट को इस्तेमाल करने के लिए अब इंडियन ओशन से यूरोप जाने वाले हर जहाज़ के लिए लाजमी हो गया था कि वो पहले बाबुल मंदब से गुजरे,
फिर रेड सी से होता हुआ स्विस नहर के जरिए यूरोप में दाखिल हो जाए। इसलिए अंग्रेज़ों ने इस रास्ते की अहमियत को भांपते हुए बहुत पहले ही पेरेम आइलैंड पर कब्जा कर लिया था और फिर बाद में यमन के शहर अदन को दुनिया का सबसे बड़ा फ्यूलिंग स्टेशन बना दिया, जहाँ बहरी जहाज़ कोयला और तेल लेने रुकते थे। सर्द जंग के दौरान ये इलाका सुपर पावर की जंग का मैदान बना रहा, जहां पहले सोवियत यूनियन ने अपने अड्डे बनाए और फिर बाद में साल 2002 में अमेरिका ने जिबूती में अपना सबसे बड़ा अमेरिकी फौजी अड्डा कायम किया। आज जिबूती दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां अमेरिका, फ्रांस, चीन, जापान और इटली के फौजी अड्डे एक दूसरे से चंद ही किलोमीटर के फासले पर आमने सामने वाक़ हैं और सबकी नज़रें उसी आंसुओं के दरवाजे पर हैं। सुएज कनाल की वजह से 21वीं सदी तक पहुंचते पहुंचते ये रास्ता मलकन और हॉर्मुज़ के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का रास्ता बन चुका था, जहां से रोजाना 82 लाख बैरल तेल और दुनिया के 25% कंटेनर की तिजारत गुजरती। हॉर्मुज़ का कोई दूसरा मुतबादिल रास्ता नहीं है, जबकि बाबुल मंदब एक शॉर्टकट है। अगर जहाज़ इस रास्ते को इस्तेमाल ना करें तो उन्हें अफ्रीका के नीचे केप ऑफ गुड होप से घूम कर जाना पड़ता है, जिससे सफ़र में 11,000 नॉटिकल मील का इजाफा हो जाता है, 10 से 14 दिन ज़्यादा लगते हैं और हाँ, इससे एक चक्कर का तेल का खर्चा $10 लाख बढ़ जाता है। इसका मतलब यह है कि इस रास्ते के बंद होने से दुनिया की सप्लाई तो नहीं रुकती, लेकिन चीज़ों की कीमतें इतनी बढ़ जाती हैं कि यूरोप और अमेरिका के सुपर मार्केटों में बैठे आम ग्राहक की जेब पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। जब अक्टूबर 2023 में गजा की जंग शुरू हुई तो यमन के हौसी ग्रुप ने ऐलान किया कि वो फ़लस्तीनियों की हिमायत में इसराइल जाने वाले जहाज़ों को निशाना बनाएंगे। देखते ही देखते हमले इतने बढ़ गए कि उन्होंने पहले मरहले में इसराइल, दूसरे मरहले में अमेरिका और बरतानिया और आखिरकार हर उस कंपनी के जहाज़ पर हमला करना शुरू कर दिया जिसका कभी इसराइल से कोई ताल्लुक़ रहा हो। इसका नतीजा ये निकला कि अमेरिकी दिफाई एजेंसी के मुताबिक सिर्फ 2 महीनों के अंदर इस रास्ते से कंटेनर जहाज़ों की आमदोरफ्त 90% तक गिर गई। स्विस नहर की ट्रैफिक आधी रह गई, जिससे मिस्र की मईशत को अरबों डॉलर्स का नुकसान हो गया। दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनियों ने अपने जहाज़ों का रुख मोड़कर अफ्रीका की तरफ कर दिया, जिससे आलमी शिपिंग कैपेसिटी 20% कम हो गई और जहाज़ों का किराया 5 गुना तक बढ़ गया। माल बिरादरी की इंश्योरेंस फीसें 0.6% से बढ़कर 2% तक पहुंच गई और एक गैर रियासती जंगजू ग्रुप ने बगैर किसी बड़ी बहरिया के सिर्फ सस्ते ड्रोन्स और एंटी शिप मिसाइलों के जोर पर बड़ी आलमी और इलाकाई ताकतों को बेबस कर दिया। फरवरी 2026 में जैसे ही अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमले शुरू किए तो हौसियों ने दोबारा धमकी दी कि वो बाबुल मंदब को पूरी तरह ब्लॉक कर सकते हैं। यहाँ तक कि ईरान के पासदाराना इनकलाब ने यह तजवीज़ भी दी कि हॉर्मुज़ और बाबुल मंदब को एक साथ बंद कर दिया जाए, जो कि अगर हो जाता तो इंसानी तारीख का सबसे बड़ा मौशी बहरान होता। आज ये रास्ता किसी हद तक खुला तो है, लेकिन यहाँ से गुजरने के लिए जंगी जहाज़ों की प्रोडक्शन लाजमी है और इंश्योरेंस के रेट भी आसमान पर हैं, जिसकी वजह से बड़ी कंपनियाँ अब यहाँ आने से डरती हैं। बाबुल मंदब ने दुनिया को ये दिखाया है कि कैसे एक गरीब तरीन मुल्क के चंद जंगजू भी अगर चाहें तो अपने स्ट्रेटजिक लोकेशन का फ़ायदा उठाकर ग्लोबल इकोनॉमी का गला दबा सकते हैं और बड़े बड़े सुपर पावर्स के आंसू निकाल सकते हैं। ग्रीक्स हो या रोमन्स, फारसी हो या अरब, मंगोल्स हो या उस्मानी, दुनिया में जितनी भी अजीम डायनेस्टीज़ वजूद में आई हैं वो हमेशा ईस्टर्न यूरोप से लेकर मगरबी चीन और इंडिया तक के इलाकों पर कब्जे के लिए जिद्दोजहद करती रहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में इस जैसा कोई और इलाका नहीं। पीटर फ्रैंकोपेन तो इसे सेंटर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं और इसकी वजह है इसके वसाइल, मौसम और लोकेशन। वो तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने उन यूरोपियंस की किस्मत बदल दी, वरना पहले तो उन्हें कोई पूछता भी नहीं था। हमारा अगला चोक पॉइंट भी एक ऐसे ही शहर में है, एक ऐसा शहर जहां यूरोप और एशिया मिलते हैं, यानी चलें कुस्तुनतुनिया चलते हैं। अगर आप कभी इस्तांबुल गए हैं तो बास्फोरस क्रूज में तो आप ज़रूर बैठे होंगे, लेकिन समंदर का ये टुकड़ा कोई तफरीह मकाम नहीं है, बल्कि ग्लोबल ट्रेड का एक और अहम तरीन रास्ता है। और यही नहीं, इससे 175 किलोमीटर दूर सी ऑफ मरमरा के दूसरे कोने पर डार्डेनल्स के मकाम पर एक और ऐसी गुजरगाह है और यही बास्फोरस और डार्डेनल्स की गुजरगाहों को मिलाकर तुर्किश स्ट्रेट्स कहा जाता है। ये रास्ते क्यों इंपॉर्टेंट है अभी दिखाता हूँ। ये ब्लैक सी है, ये बड़ा ही अजीब व गरीब समंदर है। ये एक ऐसी घाट है जिससे तुर्की, रूस और यूक्रेन जैसी बड़ी बड़ी ताकतें एक साथ पानी पीती हैं, लेकिन यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, आबनाए बास्फोरस, जो 30 किलोमीटर तवील और अपनी सबसे तंग जगह पर सिर्फ 700 मीटर चौड़ा है और ये सीधा इस्तांबुल के बिल्कुल बीच से गुजरता है।
जो कि 1,60,00,000 की आबादी के साथ दुनिया के बड़े शहरों में से एक है। यहाँ से जहाज बहरा मुरमरा में दाखिल होते हैं और फिर आबनाई डार्डेनल से गुजरते हैं जो 68 किलोमीटर तवील है और उसका सबसे तंग हिस्सा महज 1.2 किलोमीटर ही चौड़ा है। ये रास्ता आखिरकार बहरा एजियन और फिर बहरा रोम में खुलता है। ये दोनों स्ट्रेट्स बहरा मुरमरा के साथ मिलकर एक ही रास्ता बनाते हैं जो मुकम्मल तौर पर तुर्की की हुदूद में वाक़ है। दुनिया का कोई और ऐसा बड़ा बहरी रास्ता नहीं है जो किसी इतने बड़े शहर के बिल्कुल बीच से गुजरता हो। दुनिया भर की ऑयल सप्लाई का कम से कम 3%, जिसका ज़्यादातर हिस्सा रूस से आता है, बास्फोरस से ही गुजरता है। रास्ते 3000 साल से ग्लोबल सुपर पावर्स की नज़रों में रहे हैं। यूनानियों ने इनके लिए जंगें लड़ी। ट्राय की दास्तानों में भी आबनाई डार्डेनल्स का जिक्र आता है। सन 480 कबल मसीह में फारिस के बादशाह खशार शाह अव्वल ने यूनान पर हमले के लिए कश्तियों का पुल बनाकर डार्डेनल्स का रास्ता ही पार किया था। और हाँ, 334 BC में सिकंदर आज़म ने भी फारिस की तरफ बढ़ते हुए इसी रास्ते को दूसरी सिम से पार किया था। बाज़ंतीनी सल्तनत, कुस्तुनतुनिया और फिर इस्तांबुल की बुनियाद इसी बास्फोरस के किनारे इसलिए रखी गई थी क्योंकि इस रास्ते पर काबिज होने का मतलब पूरी दुनिया की तिजारत पर काबिज होना था। रूस और तुर्की के दरमियान बास्फोरस पर कंट्रोल की जंग 19वीं सदी की जियोपॉलिटिक्स का एक बड़ा हिस्सा रही। रूस हमेशा से ही बहरा रोम तक रसाई चाहता था और इसे रोकने के लिए बरतानिया ने हमेशा सिफारती असर और रसूख का इस्तेमाल किया क्योंकि वो बहरा रोम में रूसी बहरिया के बढ़ते हुए असर से डरता था। वैसे तो बरतानिया और उसके इत्तेहादी पहली जंग अजीम जीत गए थे, लेकिन इस रास्ते पर फिर भी कब्जा नहीं कर सके। ये डार्डेनल्स का ही वो महाज था जहाँ इत्तेहादियों के 1,30,000 से ज़्यादा फौजी मारे गए और यही वो जंग थी जिसने कमाल अतातुर्क को एक देवमालाई किरदार में तब्दील कर दिया। 1936 की मॉन्ट्रो कन्वेंशन के बाद इन रास्तों पर तुर्की की मुकम्मल खुद मुख्तारी को तस्लीम किया जा चुका है। रूस का वो खुफिया बहरी बेड़ा जो पाबंदियों से बचकर सस्ता रूसी तेल एशियाई ममालिक तक पहुँचाता है, वो भी इन्हीं रास्तों से गुजर कर जाता है। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा कि भाई स्वेज कैनाल, स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज, बाबुल मंदब, क्या दुनिया के सारे चोक पॉइंट सब एक ही इलाके में हैं? ऐसा नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा चोक पॉइंट यहाँ से हज़ारों मील दूर मशरिक में है। चलिए सिंगापुर चलते हैं। सिंगापुर के पास एक ऐसी जगह है जहाँ ज़मीन के दो बड़े बड़े टुकड़े एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि उनके बीच का समंदर सुकड़ कर सिर्फ 2.5 किलोमीटर का रह जाता है। एक तरफ मलेशिया का आखिरी किनारा है और दूसरी तरफ इंडोनेशिया का जजीरा सुमात्रा। इस पतली सी जगह को फिलिप चैनल कहते हैं। यहाँ से गुजरने वाले तेल के बड़े बड़े सुपर टैंकर्स के पास दाएं बाएं मुड़ने की जगह इतनी कम होती है कि इनकी लहरें एक ही वक्त में दो अलग अलग मुल्कों के साहिलों से टकरा रही होती। यह है स्ट्रेट ऑफ मलाका का एग्जैक्ट पॉइंट। 900 किलोमीटर लंबा समुद्री रास्ता जो यहाँ से ऊपर थाईलैंड के बॉर्डर तक पहुँचते पहुँचते 250 किलोमीटर चौड़ा हो जाता है। इस रास्ते को समंदरों का सिल्क रोड भी कहा जाता है। पहली सदी के अरबों से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी तक और ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर US नेवी तक हर बड़ी ताकत ने हमेशा इस रास्ते को कंट्रोल करने की कोशिश की है। इस रास्ते की असल ताकत को सबसे पहले 7वीं सदी में सुमात्रा के श्रीविजया एम्पायर ने पहचाना। दोनों तरफ के साहिलों पर कब्जा किया और गुजरने वाले जहाज़ों पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया और फिर ये निज़ाम तकरीबन 700 साल तक चलता रहा। जब 13वीं सदी में सल्तनत ख़त्म हुई तो फिर जाकर एक नया दौर शुरू हुआ। पारामिशोरा ने मलेशिया के साहिल पर एक छोटी सी बस्ती बसाई, इसका नाम रखा मलाका, और फिर देखते ही देखते एक सदी के अंदर ये दुनिया की सबसे बड़ी तिजारती बंदरगाह बन गई। इसी ज़माने में अरब ताजिर मसालों और कपड़ों के साथ साथ यहाँ इस्लाम भी ले आए और यहाँ के लोग 15वीं सदी में मुसलमान हो गए। अपने उरूज के वक्त मलाका दुनिया के तकरीबन 40% समुद्री तिजारत को कंट्रोल करता था। एक पुर्तगाली ताजिर ने तो यहाँ तक लिख दिया था कि जिसका कब्जा मलाका पर हो गया उसका हाथ वेनिस यानी यूरोप के गले पर होगा। और फिर मलाका की यही अहमियत उसकी मुसीबत बन गई। 16वीं सदी में पुर्तगालियों ने मलाका पर हमला करके कब्ज़ा कर लिया और यहाँ उस वक्त तक बैठे रहे जब तक डिच ने आकर उनसे ये जगह छीन नहीं ली। और फिर 1786 में बिलाखिर अंग्रेज़ भी यहाँ पहुँच गए। 1819 में एक अंग्रेज़ अफसर स्टैमफोर्ड रैफल्स ने इस रास्ते के बिल्कुल कोने पर एक छोटे से दलदली जजीरे पर तिजारती मरकज़ बनाया जिसे आज हम सिंगापुर के नाम से जानते हैं। आज ग्लोबल ट्रेड का तकरीबन 1/4 हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है, जिसमें सबसे अहम यह है कि बहरी रास्तों से जितना भी तेल जाता है उसका 1/3 यहीं से गुजरता है, क्योंकि चीन अपना 80% तेल इसी रास्ते से मंगवाता है। ये चीन की इतनी बड़ी कमज़ोरी है कि 2003 में चीनी सदर जोंग ज़ेमिन ने इसे मलाका डिलेमा का नाम दिया। यानी अगर अमेरिका या इंडिया जैसी कोई दुश्मन ताकत इस रास्ते को किसी तरह बंद कर दे तो वो एक गोली चलाए बगैर चीन की मईशत का गला दबा सकता है।
इसीलिए चीन पिछले 20 सालों से इस रास्ते का मुतबादिल ढूंढने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के गवादर से लेकर श्रीलंका के हम्बनटोटा तक बंदरगाहें बना रहा है, जिसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भी कहा जाता है। म्यांमार के रास्ते ज़मीनी पाइपलाइनें बना रहा है ताकि जहाज़ों को अब नाए मलाका से गुजरना ही ना पड़े। लेकिन अभी तक कोई भी चीज़ इस रास्ते का मुतबादिल नहीं बन सकी और ये रास्ता आज भी उतना ही अहम है जितना 500 साल पहले था। सुएज़ कनाल के अलावा ये वो दूसरा समुद्री रास्ता है जो इंसानों ने आर्टिफिशियली तौर पर बनाया। हुआ कुछ यूँ कि 1969 में सुएज़ कनाल की कामयाबी के बाद 1881 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर ने पनामा में एक ऐसे ही नहर बनाने का काम शुरू किया। इनका मकसद था अटलांटिक और पैसिफिक ओशंस को कनेक्ट करना। ये काम 9 साल चलता रहा, लेकिन मौसम और बीमारियों की वजह से इतना नुकसान हुआ कि वो फ्रेंच कंपनी बैंकरप्ट हो गई। लेकिन एन उसी वक्त अमेरिका को भी एक प्रॉब्लम का सामना था। उस ज़माने में रोड नेटवर्क ऐसा नहीं था जैसा आज है और ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट जाना खासा मुश्किल काम था। इसलिए वो भी समंदर का रास्ता इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन उनके रास्ते में एक और अमेरिका था, साउथ या यूँ कह लें गरीबों का अमेरिका, जिसकी वजह से उन्हें ये सफ़र बहुत ही लंबा पड़ता था। उन्होंने ये अधूरा प्रोजेक्ट फ्रेंच कंपनी से टेक ओवर कर लिया और फिर 1914 में बिलाखिर ये मंसूबा मुकम्मल कर लिया, जिसके बाद न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को तक का 22,000 किलोमीटर का सफ़र आधे से भी कम रह गया। आज ये कनाल दुनिया की टोटल संबंधित तिजारत का 5 से 6% और अमेरिका की कंटेनर ट्रैफिक का 40% संभालती है। इसलिए अमेरिका ने यहाँ अपने 65,000 फौजी बिठा रखे थे और इस रास्ते पर पनामा की खुद मुख्तारी भी तस्लीम नहीं करता था। लेकिन फिर बिलाखिर 31 दिसंबर 1999 को अमेरिका ने इस कनाल का कंट्रोल पनामा के हवाले कर दिया। वैसे आपको बताऊं, पनामा कनाल कोई आम मंसूबा नहीं। इस मंसूबे की इंजीनियरिंग पर बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई जा चुकी हैं। यहाँ तक कि इसे अगर जदीद दुनिया का एक अजूबा समझा जाए तो वो भी गलत नहीं होगा। पनामा कनाल सुएज़ या तुर्किश स्ट्रेट्स की तरह कोई कुदरती रास्ता नहीं था। यहाँ जहाज़ों को पहाड़ी इलाकों से गुजारने के लिए लॉक्स का एक मुनफरिद निज़ाम इस्तेमाल किया जाता है, जो जहाज़ों को पानी भरकर समंदर की सतह से 26 मीटर ऊपर उठाते हैं और फिर दूसरी तरफ उतारते हैं। हर एक जहाज़ के गुजरने पर 5 करोड़ गैलन साफ़ पानी इस्तेमाल होता है। और हाँ, ये पानी किसी दरिया का नहीं बल्कि सिर्फ बारिश के पानी से बनने वाली एक मसनूई झील गैटन लेक से आता है। यही इस रास्ते की सबसे बड़ी कमज़ोरी है, क्योंकि ये पूरी तरह बारिश पर मुनहसर है। 2023 में जब पनामा में शदीद खुश्क साली हुई और एल नीनो के असरात की वजह से झील में पानी की सतह रिकॉर्ड हद तक गिर गई, तो नहर की इंतजामिया को रोज़ाना गुजरने वाले जहाज़ों की तादाद 36 से घटाकर सिर्फ 18 करनी पड़ी। इस वजह से बहरी जहाज़ों को हफ्तों इंतज़ार करना पड़ा और किराए में बेपनाह इजाफा हो गया। और हाँ, आपको बताऊं कि ये बहरान बिल्कुल उसी वक्त आया जब बहरा अहमर में हौसी बागियों के हमले शुरू हुए थे। यानी जिसका मतलब ये था कि दुनिया के 2 बड़े बहरी शॉर्टकट एक साथ बंदिश का शिकार हो गए थे। अगरचे 2024 के आखिर में शदीद बारिशों के बाद नहर पनामा दोबारा पूरी सलाहियत के साथ बहाल हो गई है, लेकिन ये ख़तरा मुस्तकिल तौर पर वहीं मौजूद है। इन द एंड में बस यही कहूँगा कि नेचुरल रिसोर्सेज और जियो पॉलिटिकल लोकेशन टैलेंट की तरह होते हैं। अगर इनका सही इस्तेमाल कर लिया जाए तो तकदीर बदल सकती है, वरना कहने को कुदरती वसाइल तो हमारे पास भी बहुत हैं, और हाँ, लोकेशन तो हमारी भी पूरी नहीं। अस्सलामु अलैकुम।